तो पिछले 24 घंटे अमेरिका के लिए भी भारी पड़े हैं। उनके फाइटर जेट्स को मार गिराया गया जैसा ईरान दावा कर रहा है। इसके अलावा पायलट एक लापता है जिस पर इनाम घोषित कर दिया गया है। और क्या अप्रैल में सीज फायर नहीं होने वाला है, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। नजर अब्बास रिजवी राजनीतिक विश्लेषक ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमीत माकोडिया अध्यक्ष ग्लोबल सिटीजन फोरम अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मेजर भाटिया, जिस तरीके के फाइटर जेट्स F-15E, इसके अलावा A-10 और जो सर्च के लिए गया ब्लैक हॉक चॉपर, उसको तक मार गिराया गया, एक पायलट लापता है। कितना बड़ा ये नुकसान अगर मैं कहूँ अमेरिका के लिए है? नुकसान तो हालांकि अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो नुकसान तो नहीं लग रहा है, लेकिन कितना कूटनीतिक तरीके से भी उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका पायलट लापता है जिसको ढूंढने के लिए गए लेकिन उनको भी हिट किया गया। थैंक यू। ये काफी, मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ा झटका है पिछले 36 दिनों में, क्योंकि जो एयर कैंपेन था अब तक बियॉन्ड विजुअल रेंज से वो ईरान की एयर के ऊपर नहीं जाके दूर से हमला कर रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि उनके 100% रडार बर्बाद हो गए हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं, 90% मिसाइल हो गई हैं, तो उन्होंने अब ग्राउंड अटैक जो है काफी अंदर घुस के शुरू किया और उसमें ये क्षति होती है। और अमेरिका बोल रहा है 5 और ईरान क्लेम कर रहा है 10, जिसमें कि टोटल अगर आप देखें तो अब तक तकरीबन 16 से 20 जहाज या तो ग्राउंड पे डैमेज हो चुके हैं, या और 16 से 17 उनके रीपर ड्रोन्स जो हैं, जो भी 250 करोड़ के हैं, वो भी क्षतिग्रस्त होके या बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो हुआ है वो ये 3 पायलट्स का था। 2 तो ये F-15E में थे और एक था जो A-10 में था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गिरा। वो पायलट वहां से उसको सेफली उन्होंने उसको रेस्क्यू करके कुवैत चला गया है। और 2 पायलट्स जो यहाँ पर गिरे थे उसमें से एक रेस्क्यू हो गया है। अब इस टाइप के मिशन को CSAR बोलते हैं, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन होता है और ये बहुत टाइम सेंसिटिव होता है, क्योंकि जो दुश्मन की फौज है वो भी उनको ढूंढ रही है और इनको भी उनको ढूंढना है। और जब इस तरह के जो CSAR होते हैं, इसमें USA जैसी फौज का महारत है, उससे अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा CSAR नहीं लॉन्च कर सकता। इसमें क्या होता है, क्योंकि जहाज को लो उड़ना होता है, पायलट जो है जिंदा है कि मर गया, वुंडेड है कि नहीं है, ये पता करना है। उसके जो वो अपना बीकन से या कोई रडार से या कोई उसके GPS से, अगर ट्रैकिंग डिवाइस से वो अगर पता दे रहा है, सिग्नल भेज रहा है, तो लो फ्लाइंग से ये देखना होता है। और ये जो इसीलिए हेलीकॉप्टर्स, उसके साथ साथ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, क्योंकि मिड एयर अगर रिफ्यूलिंग उनको करनी है, या अगर जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते हैं, इन सब का एक जमावड़ा बनके ये CSAR लॉन्च होता है। लेकिन क्या वो सर्च, वो रेस्क्यू इतना आसान रहेगा? इस पर भी हम चर्चा में बात करेंगे आगे। लेकिन नजर अब्बास जी, क्या इस वक्त सिचुएशन ईरान में है? क्या ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है? लोगों में डर है या लोगों में डर खत्म हो चुका है कि अब जो होगा देखा जाएगा? और ईरान जिस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली पेश कर रहा है कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, हम जंग को कई महीनों तक अभी खींच सकते हैं, क्या सच में वैसा है या सिर्फ ये बाहर की बातें हैं, बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं 2 फैक्चुअल जो आपकी अभी रिपोर्ट आई थी उसमें 2 बातें गलत थी, मैं उसको सही करना चाहूँगा। आपने कहा कि रियाद पे जो अटैक किया एम्बेसी के ऊपर, वैसे मेरी गुज़ारिश है कि आप ईरान की जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको भी चलाया करें। ईरान ने उसके बाद जब रियाद पे अटैक हुआ, उसके बाद आके उन्होंने कहा है कि ये फ़ॉल्स फ्लैग है, इज़राइल ने एहतिमालन अटैक किया है, हमने रियाद की एम्बेसी पे अटैक नहीं किया है। एक ये। दूसरा, आपने कहा, आपकी रिपोर्ट में आई बात की डिसैलिनेशन प्लांट्स पे कुवैत में ईरान ने अटैक किया, इसको भी ईरान ने आके कंडेम किया है कि हमने अटैक नहीं किया था। तो मेरी गुजारिश है आपसे और तमाम मीडिया के जो दोस्तान हैं उनसे कि ईरान की बातें, ईरान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है हर हमले के बाद, IRGC के जो स्पोक पर्सन है वो आके बयान देते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे अटैक किया है। उन सोर्सेज से जो है आप न्यूज़ ठीक है सर, वो चेक करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार ग्राउंड रियलिटी बता दें ईरान की इस वक्त क्या है वहाँ। जी, मैं यहाँ उसके बाद आता हूँ। तो वेस्टर्न रिसोर्सेज को आप जो है इस तरह से ना करें तो बेहतर है। दूसरी बात ये आप कह रही हैं कि क्या डर का माहौल, तो मुझे फिर यहाँ पे अफसोस है कि 1 महीने बाद और 40 दिन होने वाले हैं। अगर आपने अभी भी ईरान के अंदर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो रातों को यहाँ माहौल रहता है, जो एक पूरा जोश के साथ पब्लिक यहाँ ज़मीन पे रहती है, रोड पे रहती है पूरी-पूरी रात,
तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज जो है अपने सोर्सेज, जो आपके सोर्सेज है, उनको नहीं सर, मैं वही देखिए, आपसे उनसे पूछ रही पूछिए हूँ कि कि यहाँ क्या क्या डर माहौल है। है या डर पूरी तरह खत्म हो गया है, नहीं, डर क्योंकि नहीं है। अटैक मैं तो हो वही ही तो रहे आप हैं। 40 दिन के बाद ये सवाल बता रहा है कि आपका डेटाबेस अपडेट नहीं है। बहुत माजरत के साथ इसको अपडेट करने की जरूरत है, डर नहीं है। मैं इसकी इसीलिए भूमिका बना रहा था कि डर अगर होता तो 40 दिन से आवाम जो है वो रोड पे ना होती। रोज रात में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे रहते हैं। ये सवाल आपको पहले हफ्ते में पूछना चाहिए था कि क्या आवाम में डर है या नहीं है। आप 40वें या 5वें 6ठे हफ्ते में पूछ रही हैं, तो ये अजीब लगा मुझे। लोगों के अंदर पूरा जोश है, लोग पूरा आमादा है। लोग रोज रात में सड़कों पे आते हैं अपनी फोर्सेस के सपोर्ट में, अपने निजाम के सपोर्ट में, और उनका एक नारा रहता है, उनका एक मुतालबा रहता है, उनकी एक मांग रहती है कि फिलहाल ये जंग में किसी भी तरह की सीज फायर नहीं होनी चाहिए। हमें इस जंग को इस जगह जाके रोकना है कि दोबारा हमारे ऊपर अमेरिका और इजराइल अटैक ना कर सके। हमें एक ऐसी डिटरेंस इजाद करनी है। अगर कहीं डर है, अगर कहीं घबराहट है, तो वो यूएस के अंदर है, वो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। इसी वजह से ट्रंप अपने बड़े बड़े जनरल्स को जो है वो हटा रहे हैं। आप देखिए, जो जो शक्ति, जो पावर जीत रही होती है, वो अपने कमांडर्स को, अपने जनरल्स को जो है वो किनारे नहीं कर रही होती है। ईरान के अंदर जनरल्स हटे, वो शहीद होके हटे, लेकिन यूएस के जो जनरल्स हटे वो जलील होके हटे, उनको यूएस ने हटा दिया। तो यहाँ पे कमजोरी अगर कहीं है तो यूएस के अंदर है, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में है। यूएस की आवाम इस जंग के खिलाफ है, यूएस की आर्मी इसके जंग के खिलाफ है, यूएस के एयरफोर्स के जवान जो है मारे जा रहे हैं, ठीक है। प्लेन्स गिर रहे हैं, वॉरशिप दूर दूर हैं। तो ये सवाल करना कि क्या डर है ईरान के आवाम के अंदर, ये सवाल ही बेबुनियाद है, ये ठीक। सवाल गलत है, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि यूएस इस जंग से किस तरह से बाहर निकलेगा, किस रास्ते से बाहर निकलेगा। जिस तरह से सिविलियन टारगेट्स पे अटैक किया जा रहा है, एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, सिविलियन टारगेट्स पे अटैक होता है, पुल के ऊपर अटैक होता है, फिर दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क का जो राष्ट्राध्यक्ष है ठीक वो है। आके कहता है कि हमने ये वॉर क्रिमिनल किया है, हम पाषाण युग तक पहुंचा देंगे। तो जो समझ में आता है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो घबराहट है, वो ट्रंप के अंदर है, ट्रंप के ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, ठीक है रिजवी ईरान जी। के अंदर पूरी आबादी है, ठीक है, सालों आप साल कह इस रहे जंग हैं को कि ले कोई जाने डर के लिए। नहीं है, आवाम सड़कों पर है, और ये अच्छा है कि मुकाबला करने के लिए बाहर लोग भी निकले हैं, लोगों में भी उतना कॉन्फिडेंस है। प्रमीत जी, लेकिन जैसी बातें बार बार की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और जैसा रिजवी जी ने भी जिक्र किया कि अपने ऑफिशियल्स को तो हटा ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो अब पायलट जो वहां पर लापता हुआ है उसको अगर रेस्क्यू नहीं कर पाया अमेरिका तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो तो फिर ईरान के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। अगर टेबल पर आकर बातचीत करनी है तो ईरान उसको कहीं ना कहीं एक अहम पहलू के तौर पर यूज करेगा, और यूएस क्या झुकेगा उसके सामने अगर पायलट ईरान के हाथ लग गया है या फिर लगने वाला है? देखिए, अमेरिका का निश्चित रूप से अभी बहुत ही स्ट्रेटेजिक अपर हैंड है। कुछ सेटबैक है निश्चित रूप से, अगर हमारे 1 या 2 प्लेन शॉट डाउन हुए हैं, और अगर एक पायलट तो रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरा पायलट अभी मिसिंग है, ऐसा यहाँ की मीडिया भी बता रही है और आपकी मीडिया भी बता रही है। लेकिन 5 प्लेन गिर गए हैं, 10 प्लेन गिर गए हैं, ये सब प्रोपोगंडा वॉर का हिस्सा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर निश्चित रूप से अगर एक पायलट भी हमारा अगर वहां से रेस्क्यू अगर नहीं हो पाता है जस्ट इन केस, तो देयर विल बी सम प्रेशर, देयर विल बी अ सेटबैक। बट अमेरिकन आल्सो अंडरस्टैंड एंड अमेरिका अंडरस्टैंड दैट वॉर इज नॉट अ जीरो लॉस गेम। अगर आप सामने वाले के 100 लोग मारते हैं, 100 लोगों को आहत करते हैं, तो 1 या 2 कैजुअलिटीज आपको भी लेनी पड़ती है। दिस इज गोइंग टू हैपन, ऑल्दो अमेरिकन मिलिट्री इज बाय फार द बेस्ट, पर कुछ हद तक हमको भी झटके लेने पड़ेंगे एंड सेटबैक आ भी रहे हैं। और बिकॉज ईरान इज नॉट ओनली ईरान, ईरान के पीछे, पर्दे के पीछे वहां रशिया और चाइना उसको पूर्ण रूप से मदद दे रहे हैं, पहले भी मदद दे रहे थे और अभी भी मदद दे रहे हैं। सो वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग अ वॉर विथ ईरान, देयर इज अ होल एक्सेस ऑफ चाइना, रशिया, Iran, and that whole support system is playing, and that is also getting exposed. जिस हिसाब से ईरान ने बहुत बुरी तरीके से 30 दिन में मार खाई है, जैसे अभी एक इन्होंने बताया कि हमारे एक युद्धपोत पीछे चला गया। मैडम, इतनी हास्यास्पद बात है कि हमारे एक युद्धपोत 1000 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा, और इनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल्स पूर्ण रूप से खत्म हो गए, इनकी नेवी ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारा अपर कई दावे किए जा रहे हैं, दावे में कितनी सच्चाई है? कुछ ईरान भी कर रहा है, कुछ अमेरिका भी कर रहा है, कुछ इजराइल भी कर रहा है। शोएब जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही थी कि सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर अप्रैल के महीने में ही हो जाएगा, 3 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है कि अप्रैल के महीने में सीज फायर होगा, क्योंकि जैसे अटैक्स लगातार हो रहे हैं, सीज फायर का तो कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गलिका जी। मैंने पहले आपको बताया था आपके शो में
कि अमेरिका जितने भोगता है इतने काम के है नहीं। अमेरिका भागा था वियतनाम से, मैंने कहा आपको। अभी ईरान में जो हो रहा है, देखिए ईरान के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। और अमेरिका ने जो ये उनके जो मिलिट्री हार्डवेयर है, इसको एक डिस्प्ले करने की मौका है अमेरिका का। सो ये डिस्प्ले कर रहा है जो मिलिट्री हार्डवेयर, इसमें फ्लॉप हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका की बड़ी बड़ी बात फ्लॉप हो रहा है, आप जानते हैं सारे दुनिया में। दूसरी जो बात है कि अभी ईरान इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सरकार ये आईआरजी चला रहा है और ये आईआरजी से बहुत मारेगा ये टारगेट कंट्रीज को। ईरान के एक एडवांटेज है, बहुत ही बड़ी एडवांटेज कनिका जी, ये मैं इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिवली अभी एक्सपोज करना चाहता हूँ इंडिया टीवी के जरिए कि ईरान के पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसके जो पॉसिबल टारगेट्स यूएई कहिए या सऊदी अरबिया कहिए, इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स है, इसके इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ईरान को मिल रहा है पाकिस्तानी आईएसआई से। Pakistani ISI is providing strategic information about the exact locations of the targets in UAE and Saudi Arabia. और इसी के कारण आप देखेंगे, इसी के जरिए ईरान का जो अटैक हो रहा है सऊदी अरबिया में या यूएई में, बहुत ही प्रिसीशन अटैक हो रहा है। कतर में भी ईरान का मालूमात है कतर के बारे में, क्योंकि कतर के अंदर ईरान के बहुत लोग हैं। कतर की जो हुकूमत है वो भी प्रो ईरान है। ये तो कतारी रेजिम तो ईरान के प्रॉक्सीज को, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूतीज को पैसा देता है सालों तक। तो कतर के बारे में पूरी जानकारी ईरान को पहले से है, मगर यूएई में और सऊदी अरेबिया का इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गया है पाकिस्तानी आईएसआई के जरिए, और यूएई की इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एक सेकंड, यूएई के अंदर ईरान के कहीं 100 कोवर्ट स्पाइज है जो आईआरजीसी के है, और ये यूएई के अंदर काम कर रहा है सिविलियन की नक्शे पे, मगर ओरिजिनल दिया स्पाई। ईरान की हालत अब बहुत ही बुरी है जनिका जी, ईरान बर्बाद हो गई, मगर ईरान की अब डू और डाई सिचुएशन, ये फाइट करता रहेगा। मैं उसका जवाब रिजवी जी से लूंगी। देखिए अरविंद भाटिया, जिस तरीके से सर होमोस को लेकर बार बार बात हो रही है, एक तो जो सलाह शोएब चौधरी जी कह रहे हैं कि क्या सच में आईएसआई इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पर भी आप एक क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। लेकिन होमोस को लेकर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, जो वोटिंग हुई थी, उससे रशिया और चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया। रशिया और चाइना ने उसका अप्रूवल नहीं किया, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उस प्रस्ताव के बाद ये कहा गया कि मिलिट्री एक्शन भी अगर लेना पड़े होमोस को खुलवाने के लिए, तो जो देश इन्वॉल्व है वो ले सकते हैं। और क्या ये पॉसिबल होगा? क्या वो सारे देश फिर ईरान के खिलाफ हो जाएंगे अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है उन देशों की तरफ से? पहली बात तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना एक डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन तो हो सकता है, एक ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपने एक जहाज या दो जहाज नहीं निकालने, 140 जहाज रोज आते जाते उधर से थे, तो उनको प्रोटेक्शन देना आप कुछ जहाजों के बेड़े को तो दे सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जब भी अमेरिका, इजराइल और ईरान आएंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बड़ी बात होगी। एक एनालिस्ट ने यूएसए में बोला भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल किसके पास रहता है, वो बताएगा कि इस वॉर में, लड़ाई में किसकी जीत हुई है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, बिकॉज ये एक ऐसा स्ट्रैंगल होल्ड बना के रखा है इसने पूरे विश्व की इकोनॉमी में, इसका कंट्रोल किसके पास रहता है, वो इस वॉर को या नेगोशिएटिंग टेबल के रुख को बड़ा अच्छी तरह से दर्शाएगा। अब मैं बात करता हूँ ये पायलट की। पायलट क्योंकि कुछ ही घंटे हैं इनके पास, या तो वो ईरानियों के हाथ पड़ जाएगा या वो इसको भी रेस्क्यू कर लेंगे। अगर वो ईरानियों के हाथ पड़ जाता है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रंप को वो फोर्स करें जल्दी नेगोशिएटिंग टेबल आने पे, या ट्रंप बिल्कुल ब्लैकमेल ना हो और वो इस वॉर को एस्केलेट करें, वो अगले एस्केलेशन की तरफ जाएं। जो अभी जो चीजें देखने को मिली है जब से ये प्लेन F-15 गया है, उसमें एस्केलेशन की तरफ ज्यादा जोर दिखाई दिया जा रहा है। तो पहली बात तो यूएसए ब्लैकमेल तो नहीं होगा कि हमारा एक पायलट आपके पास आ गया तो अब ये हमने हथियार डाल दिए या हम चीज पार के लिए तरफ चले जाएं। बट ये जो प्रेशर है ये जरूर बढ़ेगा उनके पास, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनली भी, कि वो एक नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ जल्दी से बढ़े, या तो उस तरफ बढ़ेंगे या फिर ये बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ बढ़ेगा, और इसमें और जो है वो जोर आएगा इस लड़ाई।
तो ठीक ये है दोनों ऋषि जी, चीजें आपने आरोप भी सुने, रशिया चाइना आपके साथ मिला, आपको बैक कर रहा है, आईएसआई इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अगर ये डिफेंसिव हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बाकी देश साथ में आ जाते हैं, मिलिट्री एक्शन डिफेंसिव हो जाता है, क्या ईरान ऑफेंसिव हो जाएगा? ईरान उन देशों पर भी फिर अटैक करेगा, या फिर उनके जो जहाज निकल रहे होंगे, अभी भी अटैक हो रहे हैं, लेकिन क्या आगे अटैक और ज्यादा एस्केलेट हो जाएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में? उनका जी, मुझे हंसी आ रही थी कुछ बातों पे, उसको मैं जल्दी जल्दी बता दूं। हमारे दोस्त है प्रेमिस साहब ने कहा कि 150 नेवल वेसल्स जो है वो ईरान के जहाज यूएस ने मार दिए। मैं बता दूं 150 जहाज थे ही नहीं ईरान के पास। ईरान की नेवी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नेवी यूएस की है। यूएस सुपर पावर है नेवल में, मैं वाकई मानता हूँ इस बात को। बोट्स एंड लेकिन जहाज वो मिलकर सुपर पावर वो जब सुपर पावर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलवा पाई, जर्मनी के जो प्रेसिडेंट का बयान आया था, जब जर्मनी से कहा यूएस ने कि आप आइए हमारी मदद करिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए, तो उन्होंने यही तंज मारते हुए, व्यंग करते हुए उनसे कहा, ट्रम्प से, कि आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है नेवी में, जब आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलवा पाए तो हम कैसे खुलवाएंगे। तो एक ये बात दे दो। यही दूसरी बात, ये प्रमिस साहब जो कह रहे हैं, ये क्योंकि ट्रम्प जी को फॉलो करते होंगे। ट्रम्प जब एलिस इन वंडरलैंड से लौटते हैं तो वहां से ट्वीट करते हैं कि ईरान की आर्मी खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान का एयर डिफेंस खत्म हो गया, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई, ईरान का न्यूक्लियर पावर खत्म हो गई, ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अजीब तरीके से खत्म यहाँ होने प्लेन की पे प्लेन कगार गिरते पे हैं। है। प्रवीण जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बात पूरी करने दें। हेलीकॉप्टर गिरता है। उसके बाद सवाल मेरा यह है, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो तेहरान में क्यों नहीं आ जाते ट्रम्प? तेहरान में आए, यहाँ पे अपना जश्न मनाए, यहाँ पे तख्ता पलट कराए जो 40 साल से चाह रहे थे। तो ये जो एक पूरी तरह से खो चुके हैं ना ट्रम्प, उनका जो दिमागी संतुलन खो चुका है कि असल में हो क्या रहा है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन तक भी वो बात जा रही है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ईरान बर्बाद हो गया है। ये जो नैरेटिव पुश किया जा रहा है, ईरान बर्बाद नहीं हुआ है, ईरान में सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया जा रहा है। ईरान में 500 से ज्यादा स्कूल पे अटैक हुआ है, ईरान में हॉस्पिटल्स पे अटैक हुआ है, ईरान में कॉलेजेस पे अटैक हुआ है, ईरान में यूनिवर्सिटीज पे अटैक हुआ है, ईरान के अंदर ब्रिड्स के ऊपर अटैक हुआ है। तो सिविलियन टारगेट्स को अटैक करना, अगर ये कहता है कि ईरान बर्बाद हो गया है, तो ईरान बर्बाद हो गया है। लेकिन इससे ज्यादा ट्रम्प और ट्रम्प की युद्ध नीति बर्बाद हो गई है कि सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने के बाद उस पर खुश हो रहे हैं। आप बताइए कौन सा मुल्क है, कौन सा सब मुल्क है जो कहता है कि हम किसी मुल्क को पाषाण कार में भेज देंगे? क्या ये इंसानियत है? क्या ये दरिंदे हैं, ये हैवान है? एक बात। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ट्रम्प जो नेगोशिएशन टेबल पे काम लेके आएगा, ट्रम्प तो गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से कि निगोशिएशन कर लो, कभी पाकिस्तान के जरिए, कभी टर्की के जरिए, कभी किसी के जरिए। ये कह रहे हैं कि निगोशिएशन करो। ये ईरान है, ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट है कि जब तक यूएस फोर्सेस इस पूरे रीजन से बाहर नहीं जाएंगी, तब तक हम किसी भी तरह का निगोशिएशन तब तक बातचीत नहीं होगी। ठीक है प्रवीण जी, तो क्लियर कर दिया है ईरान ने कि बातचीत तब तक नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा, ईरान प्रस्ताव नहीं भेज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं किस चीज पर? ठीक है बहुत ही हास्यास्पद बात है कि अमेरिका पूर्ण रूप से झुक गया है, ट्रम्प गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बड़ी बेबुनियाद हास्यास्पद बात है मैडम। उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट 90% फिनिश हो गया है। ही इज नॉट सेइंग, और अमेरिका इज नॉट सेइंग दैट वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर एंड वी हैव टोटली destroyed them. No, America is saying that they are on the totally having upper hand, और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 90% से ज्यादा वहां पर कई चीजों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साफ हो गई है। हमारा मेन उद्देश्य था इनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना, कि ये कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अभी अगले 10 साल तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने बैलिस्टिक मिसाइल पे नहीं लगा सके। उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में बहुत ज्यादा हमने आहत किया है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की इनकी जो कैपेबिलिटीज है उसको पूर्ण रूप से खत्म किया है। नेवल वेसल्स, ये जहाज नहीं थे इनके पास, 150 से ज्यादा बोट प्लस जहाज का नंबर है वो, कि नेवल वेसल्स खत्म हुए हैं, इनकी नेवी खत्म हुई है। और स्टेट ऑफ हार्मूज को इन्होंने जो ब्लैकमेल करने का एक साधन बनाया है, वेपन बनाया है, इनको ये अपने प्रतिष्ठा चिन्ह मानते हैं। वो एक तरह से पूरी दुनिया को इन्होंने दुश्मन बना लिया है। आप पूरी दुनिया को स्टेट ऑफ हार्मूज के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कहा कि इंसानियत है? और ये पूर्ण रूप से गलत है कि हमने 500 से ज्यादा स्कूलों पे हमने बम बरसाए। ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने कुछ स्कूल्स और मदरसास और हॉस्पिटल्स को इनकी मिलिट्री ने एक, जिसको बोलते हैं ना, कवर के रूप में यूज किया है। उसके बेसमेंट में इन्होंने वहां पर जाकर अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खड़े किए थे। तो वहां कुछ हद तक
एक दो स्कूल्स में इम्पैक्ट हुआ है ऐसा। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको अपनी अगर सिविलियंस को बचाना है तो वो सिविलियंस को कवर के रूप में यूज करना बंद करे। अमेरिका इज अ ठीक है। डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन मिलिट्री इज आल्सो वेरी ठीक है रिस्पॉन्सिबल। सर, आप कह रहे इसलिए बहुत ही हैं कि आप कह प्रिसीजन रहे हैं ईरान ने दुश्मन बना लिया बाकी देशों को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके, लेकिन अमेरिका ने भी तो बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी बातें की जा रही है ऐसे मंच से। लेकिन सलाह शोएब जी, पहली बात तो ये जैसी बातें की जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या अलग थलग पड़ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप अब बाकी देशों से दुश्मनी मोल लेते जा रहे हैं। प्रमीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, शोएब चौधरी जी। देखिए गणिका जी, यहाँ जो सबसे बड़ी जो चीज चल रहा है प्रोपेगेंडा वॉर, और ये प्रोपेगेंडा वॉर में ईरान की एडवांटेज है कि कतार की अल जजीरा इसके साथ है। कतार को मार रहा है ईरान, फिर भी अल जजीरा कतार के साथ है, ईरान के साथ है। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि ये जो सुमित जी ने कहा कि ईरान स्कूल्स और सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स में इसको मिसाइल की स्टॉक कर रहा है, ये बिल्कुल ही सही है। ईरान सिविलियन एरियाज को ये मिसाइल रखने की जगह के लिए यूज कर रहे हैं। और सम्मानित तो और एक पैनलिस्ट ने कहा कि ईरान में लाखों लोग आगे सर्कल में नारा लगे, ये बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। ईरान में कोई लोग की कोई सपोर्ट है नहीं IRGC के लिए। जितने लोग एक्सट्रीमिस्ट है ईरान में, इनके ये IRGC कहिए या बासिस फोर्स कहिए या बाकी सब, ये वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप की जो बड़ी बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बात कहता है, इसमें दम नहीं है। ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी बात कहता है, मैं बांग्लादेशी हूँ, हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की ट्रंप ने, अमेरिका ने, और हम लोगों ने सबक सिखाना शुरू किया। ट्रंप अमेरिका और पाकिस्तान ISI मिलकर हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश की अभी भी। और 71 में जब हम इंडिपेंडेंस वॉर लड़ रहे थे, उस वक्त भी अमेरिका हमारे खिलाफ थी। तो अमेरिका इज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका इज अ हिपोक्रेटिक कंट्री। और इसके वजह से हम अमेरिका के सपोर्ट, अमेरिकन की सपोर्टर में हूँ। मगर अमेरिका में जो पॉलिसी मेकर्स थे, ये सब वॉर मॉन्गर्स है। क्योंकि अमेरिकन, आप ट्रम्प कहिए या डेमोक्रेट कहिए, इनके एक ही मकसद है, इसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को के लिए बिजनेस क्रिएट करना। अभी जो जंग अभी चल रहा है गणिका जी, ये खत्म इतनी जल्दी होगा नहीं। ठीक है, ईरान विल कीप ऑन फाइटिंग। एंड ट्रम्प की इतनी ताकत है नहीं कि ईरान को आके कब्जा कर ले वेनेजुएला की तरह। ठीक है मेजर भाटिया, क्या इतना नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पे हिम्मत की सच में ऐसे कब्जा कर ले? क्योंकि ईरान लगातार जवाब तो दे रहा है, 5 हफ्ते हो चुके हैं जंग को, और ये जो अब जंग है ये अब हवा के साथ साथ जमीन पर, समुद्र में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लड़ी जा रही है। कई ऐसी चीजें, कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिसपे ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ कोई देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, और बाकी देश सिर्फ अब अपना सोच रहे हैं कि हम अपने देश की इकोनॉमी को कैसे ठीक रखें, कैसे तेल गैस उन तक पहुंचे। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। एक थर्ड पोल इमर्ज करके आ रहा है, और ये जो एक थर्ड पोल है, इसमें EU तो है ही, बट वो ब्राजील की तरफ भी देख रहे हैं, वो इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका की तरफ भी देख रहे हैं। ये जो कुछ डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरह इस वॉर, अगर वॉर नहीं भी खत्म होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो नॉर्मल ट्रैफिक के लिए, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खोला जाए। तो आप एक देख रहे हैं कि एक थर्ड पोल इमर्ज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कहीं कोई रोल नहीं है, जिसमें इजिप्ट और टर्की का रोल भी बहुत लिमिटेड है। ये फ्रांस, नेदरलैंड के प्रेसिडेंट ने आज एक बयान दिया, ये जो इंग्लैंड में यूके ने तकरीबन 60 देश उसमें शामिल हुए थे, 35 देशों से बातचीत करने की बातचीत की थी। जिस तरह रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत में आए, जापान, साउथ कोरिया, ये सब मिलके जरूर एक इस तरह से मध्यस्थता करना चाह रहे हैं, जिससे कि ये जो वर्ल्ड की तरफ ये जो इकोनॉमिक जो मार पड़ रही है वो कम हो। दूसरी बात, ट्रंप जो है वो देखते हैं, सोचते हैं और कहते हैं बिजनेसमैन की तरह, और जितना उनका अभी पब्लिक सपोर्ट अमेरिका में है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अगर आप देखें तो निक्सन के टाइम में जब वो रिजाइन किए थे, उनकी जो पॉपुलैरिटी थे उससे भी नीचे चले गए हैं ट्रंप अभी। तो अभी हमको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं और जो बाकी अमेरिका से
क्या जो सिग्नल्स आ रहे हैं ठीक या है। उसकी मीडिया क्या बोल रही है या उसके थिंक टैंक क्या बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, रिजवी जी, क्यों बना रहा है ईरान, जैसे आरोप लग रहे हैं, सलाह शोएब चौधरी भी कह रहे हैं, प्रमित माकोड़ी भी कह रहे हैं कि क्यों ढांचा बना रहा है सिविलियन एरियाज को, सिविलियन बिल्डिंग्स को ईरान, और अपने मिलिट्री को वहां पर तैनात कर रहा है, और यही वजह है कि अटैक्स सिविलियन एरियाज पर, सिविलियन बिल्डिंग्स पर हो रहे हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से की थी कि आप वेस्टर्न सोर्सेज से जब झूठी खबरें लेंगे मैं तो उनके आपकी आरोपों का जवाब मेंटालिटी आपसे मांग रही हूँ, मैं कोई आप पे आरोप नहीं लगा मैं रही। बता रहा हूँ क्या, मैं वही बता रहा हूँ। इसीलिए शोएब साहब को भी मैं माजरत चाहता हूँ शोएब साहब से कि जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा वाली बात कही, किसी बात का सबूत नहीं है, ये झूठी बात है। 170 बच्चियां जो मारी गई पहले ही दिन, वहां पे मिलिट्री बेस था, वहां पे कौन सा मिलिट्री बेस था जहां पे बच्चियां मारी गई हैं? ये जो हवाई बातें होती, वेस्टर्न सोर्सेज से चीजें उठाते हैं और उसके बाद पूरा कहते हैं कि ऐसे ही हो रहा है। मुझे ये बताइए, इस वक्त अगर जुल्म की बात है तो क्यूबा से ज्यादा जुल्म कहां पे हो रहा है? क्यूबा की बात क्यों नहीं कर रहे शिव जी आप? क्यों नहीं कर रहे प्रेमित जी क्यूबा की बात? क्यूबा में क्या हो रहा है? क्यूबा में वेनेजुएला से सप्लाई काट दी गई है तेल की, वहां ना पानी है, ना खाना है, ना मेडिकल सर्विसेज है। मैं आपसे कहता हूं गोनिका जी, क्यूबा के अंदर मीडिया में क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? यूएन के अंदर रिजोल्यूशन क्यों नहीं पास हो रहा कि क्यूबा का जो ब्लॉकेट किया है यूएस ने, वो जालिमाना है, वो अमानवीय है, वो एकदम घृणित काम है एक दुनिया के अंदर? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्यूबा के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पलट के मिसाइल अटैक कर सके यूएस के ऊपर। जब किसी मुल्क के अंदर कुदरत आ जाती है टक्कर लेने की, जंग करने की, तो फिर वहां पे प्रोपेगेंडा शुरू होता है, ह्यूमन शील्ड बनाते। ह्यूमन शील्ड तो यूएस फोर्सेस ने बनाया है। 12 यूएस बेस, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 12 यूएस बेसेस पूरी तरह से खाली हैं। 30 से 40 हजार यूएस फोर्सेस दुबई के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर होटल्स के अंदर रह रहे हैं, रिहायशी इलाकों के अंदर रह रहे हैं। सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाया है। बार बार आईआरजीसी वाले बयान जारी कर रहे हैं कि होटल्स के अंदर फौजियों को ना रखें। तो ये जो थ्योरी बताई जाती है कि आवाम साथ नहीं है, शोएब साहब आप वाकई, मुझे अफसोस है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ऐसी बात कर रहा है। पिछले 40 दिन से तकरीबन लाखों की तादाद में, लेट मी कंप्लीट, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान। लेकिन क्योंकि आपने वेस्टर्न सोर्सेज से सारी बातें लेनी है, आपको वेस्टर्न एनजीओ से सारी बातें लेनी है, तो ठीक है रिजवी, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक एक कमेंट प्रमीत जी भी और शोएब चौधरी से भी ले लूं। ठीक है सर, ठीक है शोएब चौधरी जी, अब कहां जा रही है? काउंटर करना चाहता हूं। प्रमीत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आखिरी में आपके पास आ रही हूँ। शोएब जी, अब कहां जा रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? एक मिनट सर, एक मिनट। पहले जो बाकी देश अमेरिका की तरफ देखते थे, मीडिएशन के लिए उनकी तरफ देखते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो रुख बदल रहा है, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, बाकी और देशों की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी, अब जो खबरें आ रही हैं कि वो भी मीडिएशन के लिए जा रहे हैं चाइना के पास, ताकि चाइना उनका मीडिएशन करा पाए। यूएस से अब पल्ला झाड़ रहे हैं बाकी सब। गनिका जी, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उसी वक्त से अमेरिका फ्रेंडलेस होना शुरू होगी अमेरिका की। आप जानते हैं भारत के साथ अमेरिका की कितनी अच्छी रिश्ते थे। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी मुल्क को गोद में बैठा के दिखा दिया कि ही इज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ही इज फेवर ऑफ टेररिज्म। अभी जो नतीजा होना है गनिका जी, कि ट्रंप जो कह रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कब्जा कर लूंगा वगैरह, कुछ भी नहीं कर सकेगा। इतनी ताकत ट्रंप के कहने की, और ये करने के लिए ट्रंप के जो ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत थे ये भी नहीं है। चाइना ओपनली अभी ईरान के साथ है। हमने एक तस्वीर देखा सुबह ही कि शिप्स भेज रहा है चाइना, सिविलियन कंसाइनमेंट में मिलिट्री हार्डवेयर भेज रहा है चाइना। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।